Okay, welcome again. In this, we are going to study the large sample test for equality of two population means. ठीक है, दो populations होंगे और हमको दो means टेस्ट करने पड़ेंगे उनकी इक्वालिटी के। ठीक है, तो जो बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले टेस्ट में बताया है वो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टेस्ट। हमने देख लिया है, ये वाला टेस्ट हो चुका है और अभी हम करेंटली यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो पॉपुलेशन का मीन्स को टेस्ट करना है। ओके, तो लेट्स मूव नेक्स्ट। ये स्लाइड जो है मैंने हर एक इसमें रखा है ताकि आपको हमेशा ये पता चले कि कैसे सिलेक्ट करना है। तो यही क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया। चेक करना है दो चीज़ें आपको कि पॉपुलेशन कितना है और टेस्ट किस बारे में है। पॉपुलेशन 1 है और मीन के बारे में है तो टेस्ट 1। पॉपुलेशन 2 है और मीन के बारे में है, कंपैरिजन है मीन का, तो सेकंड टेस्ट। पॉपुलेशन 1 है और एक ही प्रोपोर्शन है तो थर्ड टेस्ट है। टू पॉपुलेशन टू प्रोपोर्शन के लिए टेस्ट नंबर 4 ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये स्टैटिस्टिकल टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हम यूज़ करते हैं ये वैल्यू के लिए। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज दिया हुआ है। ये जो टेबल मैंने दिखाया, इसी टेबल के थ्रू मैंने ये वैल्यूज हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये लर्न भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको ये मिल सकता है। जो भी वैल्यू मैंने दिखाया है ये वैल्यू उसी नॉर्मल टेबल से लिया गया है और ये प्रोसीजर है कि क्या करना पड़ता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस सेट करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्फा की वैल्यू चूज करना पड़ता है, जेड की वैल्यू, लार्ज सैंपल टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है जेड, स्टैंडर्ड नॉर्मल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। हम इसे कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं। और इसमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है जिसे हम टेबल वैल्यू कहते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द लेवल ये टेबल वैल्यू फिक्स करना पड़ता है और कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन भी लेते हैं कि रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है और अकॉर्डिंगली हम कंक्लूजन को स्टेट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सेकेंड लार्ज सैंपल टेस्ट को समझना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करके उनको अप्लाई भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सके। तो ये सेकेंड लार्ज सैंपल टेस्ट है, इसमें सेम वही स्टेप्स है जो मैंने फर्स्ट टेस्ट के लिए बताया था। बट यहाँ पे हाइपोथेसिस देखो आप क्या लिखा है, μ1 इज इक्वल्स टू μ2, यानी कि दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। ठीक है, तो μ1 क्या होता है, पॉपुलेशन मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन मीन। आप इसे क्या कहोगे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फर्स्ट पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और म्यू2 क्या हो गया, सेकेंड पॉपुलेशन मीन हो गया। ठीक है, अब हमको इसे चेक करना है, यानी कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम दो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। एक यहाँ से पॉपुलेशन ए से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें हम x1 x2 डैश एक्स एन वन, जरूरी नहीं कि सैंपल साइज सेम हो। ओके, तो सैंपल साइज अलग भी हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और दूसरा सैंपल निकाल रहे हैं हम y1 y2 yn2। ठीक है, तो दो पॉपुलेशन से हम दो सैंपल निकाले, जैसे कि मैंने बॉयज एंड गर्ल्स का एग्जांपल दे दिया, बॉयज के मार्क्स एंड गर्ल्स के मार्क्स। ठीक है, तो जरूर नहीं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर सेम। जैसे कि मैंने बॉयज 40 बॉयज है अपने क्लास के अंदर में और गर्ल्स कितने हैं, n1 40 हो गया, n2 कितना हो गया, n2 हो गया सपोज 38 गर्ल्स है। ओके, तो ये टोटल पॉपुलेशन है। तो इतने बॉयज एंड इतने गर्ल्स है, तो ये n1 40 हो गया, n2 ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमको कंपेयर करना है कि टेस्ट यानी कि जो भी जैसे मार्क्स के बारे में है ना, इट इज रिगार्डिंग द मार्क्स। सो हु इज स्कोरिंग मोर मार्क्स,
तो एच नॉट क्या कहेगा कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2। इसका मतलब क्या है, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 यानी कि क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स आर स्कोरिंग इक्वल। तो जब भी आप इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन जो भी आप क्लेम जो भी करते हो पॉपुलेशन के बारे में करते हो, सैंपल एक मेथड होता है, एक जरिया होता है। सैंपल क्या होता है, एक यानी कि मीन्स होता है उसके लिए, क्योंकि पॉपुलेशन को तो पूरी तरीके से आप स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आप सैंपल लेते हो और सैंपल से आप ये कंक्लूजन लगाते हो पॉपुलेशन के बारे में। तो ये हमेशा याद रखना कि हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन मीन मैंने लिखा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि दोनों इक्वल है, बोथ सेम, बॉयज एंड गर्ल्स को सेम मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अगर इसमें कुछ भी हो सकता है H1, somebody can say it is not equals to mu2, यानी कि ये टू टेल्ड हो गया। somebody can say that boys are scoring more than girls, यानी कि बॉयज ज्यादा होशियार है, वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, μ1 फॉर बॉयज, ओके। और समवन से दैट μ1 इज लेस देन μ2, यानी कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि गर्ल्स के मार्क्स जो है वो ज्यादा है बॉयज के मार्क्स से, तो गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इनमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव रहेगा आपका, ओके। तो ये दो पॉपुलेशन आपको समझ में आया, ओके। तो इसमें भी वही स्टेप है, देखो ये कहीं पे बदल नहीं रहा है, ये भी नहीं बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि इसके अंदर में कौन सा फॉर्मूला, ये सिचुएशन में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो आपका, अगर आप समझ के लेते हो, अगर आप समझ के लेते हो तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ये देखो, ना तो ये चेंज हो रहा है, ना ही ये चेंज हो रहा है, ये सब वैसे ही है जैसे पहले देखा था, सिर्फ ये फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। और ये क्या फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, यहाँ पे ब्लैंक पेज मुझे दिखाई दिया है। टेस्ट 2 के अंदर में मैं अभी शॉर्टकट में लिखता हूँ, लार्ज सैंपल टेस्ट को LST करता हूँ, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स। तो इसके अंदर में कौन सा फॉर्मूला लिखना है, तो यही पे फर्क पड़ रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So don't forget, this is the test statistic under H naught. This is the test statistic under H naught. ये वर्ड को भूलना नहीं है, H naught को करेक्ट एज्यूम करके आप ये फार्मूला निकालेंगे। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है, बाकी सब वैसा ही है जैसा फर्स्ट में था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना ही किसी और टेस्ट में चेंज होगा, ओके। सिचुएशन के हिसाब से आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं, तो फिर ये सिचुएशन भी सेम है, क्रिटिकल रीजन जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू एबल टू सी प्रॉपरली, यस और नो, रिस्पॉन्ड करो, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। तो अभी हम इसको समझते हैं, इसमें देयर आर टू पॉपुलेशंस, ओके। गिव योर थम्स, अगर आपको सबको सही सही समझ में आ रहा है तो जस्ट ब्लो योर थम्स, ओके, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है, एनी डाउट, ओके। फॉन्ट अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ओके। So this is comfortable, I think. Now let's read the question. The number of accidents for two towns A and B, देखो यहाँ पे पहले ही पॉपुलेशन बता दिया है ना। यहाँ पे क्या है, टाउन A, टाउन B, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉपुलेशन हो गए, है ना, टू पॉपुलेशन, ओके। पहला चेक पॉइंट,
चलो अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर टू पॉपुलेशन आर रिकॉर्डेड फॉर 144 डेज इन टाउन ए, मीन एक्सीडेंट 4.5 with standard deviation 1.2 occurred. For 100 days in town B, the mean accidents were 5.4, standard deviation of 1.5 occurred. Okay, so is town B more prone to accident than town A? क्या टाउन बी के अंदर में टाउन ए से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं? ओके, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। तो यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी हमने ये देखा कि दो पॉपुलेशन है, टाउन ए एंड बी, और दूसरी बात यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन मिला है, मीन्स के बारे में डिस्कशन हुआ है ना। तो टू पॉपुलेशन टू मीन्स, तो इसका यहाँ पे अप्लाई होगा टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। चलो हम समझते हैं। ठीक है, समरी लिख लेते हैं, क्लेम मैं बाद में देता हूँ जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तरीके से, तो 144 डेज यानी कि क्या हुआ, N1 नंबर ऑफ डेज कितना, हर दिन यानी कि एक सैंपल है। वो गांव में जाके आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कल करना, परसों करना, ऐसे अगर आप N1 डेज करते हो फॉर 144 डेज, तो 144 डेज यानी कि ये नंबर ऑफ, यानी कि सैंपल डेज है, यानी कि 144 डेज ये सैंपल लिया गया। ठीक है, तो सैंपल साइज कितना है टाउन ए का, 144। टाउन बी में सेम कितने दिन ये सर्वे किया गया, 100। तो N2 इज इक्वल टू 100। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? उसके बाद आप वो सर्वे से क्या पता चला कि एवरेज एक्सीडेंट्स कितना है, 4.5 टाउन ए के अंदर में, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी कि सिग्मा 1 कितना है, 1.2 है। ओके, तो ये डेटा निकल के आया टाउन ए का। अब टाउन बी के बारे में क्या बोलना है, वहां पे 100 डेज विजिट किया, उसके बाद मीन एक्सीडेंट्स कितने पाए गए, यानी कि x2 बार आप कहोगे 5.4, क्या है, 5.4 एक्सीडेंट, यानी कि ऑन एन एवरेज 5.4 एक्सीडेंट्स वहां पे हो गए। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि टाउन बी है तो हम सिग्मा टू रेफर करेंगे। आप यहाँ पे सिग्मा ए सिग्मा बी भी कह सकते हो, और x1 बार की जगह पे x बार ए एक्स बार बी भी कह सकते हो, बट मैं हमेशा सिंबल यूनिफॉर्म रखता हूँ, x1 x2, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। these are just to help us, okay, not to confuse us। तो जो भी आपको इजी लगे वो सिंबल यूज कर सकते हैं, either 1 2 और ए बी। ओके, तो सेकेंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है, ये समरी आपने लिखा है। अभी हम क्लेम की तरफ आते हैं। क्लेम हर बार नल हाइपोथेसिस होगा जरूर नहीं है। क्लेम क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाउन बी इज मोर प्रॉन। ऑल ऑफ यू एबल टू लिसन प्रॉपरली? यस, यस सर। ओके। तो यहाँ पे क्लेम क्या है, town B is more prone to accidents than town A। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस मिलेगा, जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे वो ज्यादा प्रोन है, बराबर है। तो एवरेज किसका है, यानी कि यहाँ पे म्यू 1, यानी कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। म्यू 1 यानी कि क्या है, पॉपुलेशन मीन एवरेज of accident, mean population mean number of accidents of town A, population mean accidents in town A। ठीक है, और म्यू2 क्या हो गया, पॉपुलेशन मीन एक्सीडेंट इन टाउन बी। तो अगर, और क्राइटेरिया क्या है, जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे वो ज्यादा प्रोन रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोलना है,
town B is, that is mu1 is greater, sorry, टाउन ए और बी, तो यहाँ पे क्या आएगा mu2 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर हम जाते हैं एज इट इज जैसे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये तो ये चेक करना है, ये स्टेटमेंट है, ये कोई डिसीजन नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, बराबर। ओके, तो ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, यानी कि ऑब्जर्व किया ये डेटा है दोनों टाउन का, टाउन ए और टाउन बी का। क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि टाउन बी में ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टाउन ए से? ये एक स्टेटमेंट है। ओके, तो ये आपको समझ में। तो अभी हम क्या टेस्ट करना है वो मेंशन करेंगे क्लियर कट स्टेटमेंट। इसके अगर ये आप नहीं लिखते हो तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, माइंड इट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे H0, मैं कलर पेन से लिखूंगा H0। तो H0 क्या कहेगा, ये तो हमेशा इक्वल टू इक्वलिटी की बात करता है ना, तो ये क्या कहेगा, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दिस, यानी कि ये हमेशा क्या कहेगा कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इक्वल इन बोथ टाउन्स, ये हमेशा इक्वलिटी की बात करेगा, है ना, बोथ टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में आप क्या लिखना है, अभी नॉट इक्वल टू नहीं लिखना है। देखो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, टाउन बी इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट देन टाउन ए। तो अभी आपको, जब हम नॉट इक्वल टू लिखा था तो तब वहां पे हमको कोई क्ल्यू नहीं था, पर यहाँ पे क्ल्यू है, यहाँ पे यही लिखना है जो बताया गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो mu1 क्या लिखोगे, mu2 ग्रेटर देन mu1, यानी कि mu1 लेस देन mu2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये टाउन बी इज मोर प्रोन, है ना, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इक्वल, इसके अगेंस्ट में क्या है, टाउन बी इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट देन टाउन ए। ठीक है, जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट लिखते हो ना तो आपको बहुत इजी जाता है आगे जाके कंक्लूजन स्टेट करने में, क्योंकि ये अगर एक्सेप्ट हुआ तो आप ये सीधा स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखते हो, ये H1 अगर एक्सेप्ट हुआ तो आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखते हो, तो बाद में क्या लिखना है ये आपको अभी क्लियर हो जाता है। दो ही ऑप्शन है, अगर वो या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, 1 2 हो गया, 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। ये स्टेटमेंट को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूलना नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला ये है Z, क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस sigma 2 square upon n2. This follows standard normal distribution. Okay, this follows standard normal distribution 0 1। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट इसमें। Everybody understanding? Please blow your thumbs if you understanding it. Response though. Understanding or not? Not understanding? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. understanding. Okay, blow your thumbs. ठीक, तो ये वैल्यूज को आप, ओके थैंक यू, ये वैल्यूज को आपको याद रखना है, n1 n2 x1 बार। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको, हम याद रखेंगे इसको। ठीक है, ओके, I take a screenshot so that I can remember
just ओके, सो आई मूव ऑन टू दिस पेज। ओके, तो हम कहाँ पे थे कि हमने फॉर्मूला देखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, x1 बार प्लस x2 बार अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। किसी के पास अगर कैलकुलेटर होगा तो फटाफट ये कर सकते हैं कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन बहुत कम होता है, बाकी आपको सोचना पड़ता है इसमें ज़्यादा। x1 बार क्या है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, x1 बार माइनस x2 बार रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x1 बार कितना दिया था आपका 4.5 माइनस x2 बार कितना दिया था 5.4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हो सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है सिग्मा 1 1.2, तो अपॉन n1 कितना है 144 प्लस सिग्मा 2 कितना दिया था स्टैंडर्ड डिवीजन 1.5 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है, सो लेट्स डू इट। So while doing the calculation, don't commit any mistake, क्योंकि इतना हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144। मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ प्लस 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे 0.0325 मिलेगा, और लेटर ऑन टेकिंग इट स्क्वायर रूट आपको ये मिलेगा 0.1802। ठीक है, तो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिल रहा है -0.9 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1802। ये आपको नंबर निकल के मिल रहा है। ओके, इट इज 4.99। ओके, so you also have to check it 4.99। ओके, तो ये वैल्यू आपको निकल के मिल रहा है। तो अभी देखो, ये वन साइडेड टेस्ट है। H1 में क्या था आपका μ1 इज लेस देन μ2, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ। ओके, μ1 इज लेस देन μ2, इसका मतलब ये लेफ्ट टेल यहाँ पे क्रिटिकल एरिया रहेगा। कहाँ पे रहेगा क्रिटिकल एरिया, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्रिटिकल एरिया जो है वो यहाँ पे रहेगा, ये है क्रिटिकल एरिया। तो यहाँ पे माइनस जेड अल्फा, ये माइनस क्यों रखा, क्योंकि देखो ये जेड की वैल्यू 0 है ना, लेफ्ट टेल टेस्ट है, ये लेफ्ट साइड में रहेगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू रहती है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। तो लेफ्ट साइड पे माइनस नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। तो अगर लेस देन है यहाँ पे तो हमेशा माइनस जेड अल्फा लिखो, तो माइनस ही आएगा वैल्यू। ठीक है, पर अभी हमको टेबल वैल्यू चेक करना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेबल वैल्यू। तो अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 5%, अल्फा इज इक्वल टू 5%, और वन साइड टेस्ट है। तो चलो हम चेक करते हैं कि टेबल वैल्यू क्या रहनी चाहिए। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वन टेल टेस्ट है। ओके, और 5% है ना। तो वैल्यू कितना है 1.64, कितना है 1.64, तो 1.64 यहाँ पे लिखना है। तो ये टेबल वैल्यू है। सो इट इज जेड अल्फा इज इक्वल टू जेड अल्फा इज इक्वल टू 1.64।
तो इसका मतलब क्या हुआ हम समझते हैं। देखो 1.64 यहाँ पे आना चाहिए, हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव साइड पे है, ठीक है। और अपना कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आया है, व्हाट इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू, इट इज फार अवे फ्रॉम इट, -4.99। आपको क्या लगता है फिर क्या होना चाहिए, टेबल वैल्यू देखो 1.64 आ रहा है, और कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू देखो कौन से रीजन में है, दो ही रीजन है इसमें, ये रिजेक्शन रीजन है जिसे हम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं, और ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है रिजेक्शन रीजन में, है ना। तो हम कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एनी डाउट इन दिस? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर। कंपेयर क्या करना है, हियर कैलकुलेटेड वैल्यू इज, अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन रीजन में है ये, है ना, ओके। अगर आप इसका मॉड लेते हो तो ये वैल्यू जरूर बड़ी आएगी, मॉड जो है इसका क्या आएगा, बड़ा आएगा 4.99। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, सो इट इज रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब क्या होगा, एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो एक्सेप्ट एच नॉट, यानी कि दोनों में बराबर नहीं है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यानी दोनों इक्वली प्रोन नहीं है, एक्सेप्ट H1। H1 क्या कह रहा है, व्हाट इज H1 सेइंग, H1 इज सेइंग, तो अभी H1 का जो स्टेटमेंट है वो याद रखो, याद करो। H1 का स्टेटमेंट क्या है, टाउन बी इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट देन टाउन ई। so this is what the conclusion is, okay। तो इसका मतलब क्या आएगा, conclusion, town B is more prone to accident than town A। did you all understand, कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, समझ में आया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग इट, okay। so this was the example, there is one more example, we'll solve it। so ये एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल में अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये इसलिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वही स्टेप अप्लाई करते हैं, अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 मेन फ्रॉम लोकेलिटी ए, एंड ये अनदर लोकेलिटी की बात हो रही है, तो वापस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोकेलिटी ए एंड यहाँ पे बी लिख लेते हैं, ओके। तो लोकेलिटी ए में रैंडम सैंपल यानी कि N1 1000 दिया गया है, यहाँ पे N2 बी के अंदर में कितने सैंपल दिया गया है 1500, तो ये तो लास्ट सैंपल ही है। उसके बाद ये टेस्ट किसके बारे में है, मीन वेज, वेज यानी कि सैलरी, डेली वेज, ओके। तो यहाँ पे लोकेलिटी ए में एवरेज सैलरी जो है, मीन वेज कितना है, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 2500 है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। विद स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1500, ठीक है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1500। उसके बाद टाउन बी में सैंपल में कितना है 1500 है, और उसमें मीन वेज कितना है, यानी कि एवरेज वेज कितना है 2680, यानी कि आप दो सिटी की तरह भी ले सकते हो, पुणे एंड मुंबई, और PCMC एंड PMC, तो जो भी एरिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2000, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अभी आपको क्लेम क्या है, व्हाट इज द क्लेम, टेल द हाइपोथेसिस दैट द मीन वेजेस ऑफ बोथ द लोकेलिटीज आर इक्वल। अब यहाँ पे देखो अलग स्टेटमेंट, मीन वेज इक्वल है, मीन वेज इक्वल है बोथ साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया,
μ1 इज इक्वल्स टू μ2। तो क्लेम में कभी कभी H0 होता है तो कभी कभी H1 होता है। पिछला वाला एग्जांपल में हमने H1 देखा, ये वाले एग्जांपल में हम H1। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, क्लेम किसी भी हाइपोथेसिस के बारे में हो सकता है, H1 और H0। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों कंसीडर करते हैं। तो अभी सबसे पहली स्टेप टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है आपको, व्हाट यू हैव टू टेस्ट, ये समरी है। ओके, तो आपको क्या टेस्ट करना है, H0 μ1 इज इक्वल टू μ2। इसका मतलब क्या है, दैट इज मीन वेज इज इक्वल इन बोथ द लोकेलिटी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है। और H1 क्या रहेगा, अब यहाँ पे कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि लोकेलिटी ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखते हो, नॉट इक्वल टू। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन वेज इज नॉट इक्वल इन बोथ द localities. Are you able to see this? If you see, then please blow your thumbs. Blow your thumbs, please, if you understand it. Okay. So test statistic. So what is the test statistic? Under H0. Again, I am repeating. Don't forget this statement. Under H0, what is the formula? What is the formula? What is the formula? Now you know it. X1 bar minus X2 bar upon sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. This follows standard normal distribution. ठीक है, so this formula we are going to use, and using this formula we are going to get the decide whether to accept or reject. Okay, so let's put the values and get the answer. तो x1 बार कितना है, 2500। बट एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ये टू टेल्ड है। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ओके, 2500 माइनस 2680 और यहाँ पे, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा 1 क्या है, 15, तो 1500 का स्क्वायर। ओके, डोंट कमिट एनी मिस्टेक। और सैंपल साइज n1 क्या है, 1500 प्लस यहाँ पे कितना है, सिग्मा 2 कितना है, 2000। Let's check the value if there is any mistake in reading. Yes, it is correct. It is correct. तो यहाँ पे 2000 का स्क्वायर अपॉन n1, n2 कितना है, 1500 का सैंपल दिया गया। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यूजिंग माय कैलकुलेटर आई गेट इट। तो ऐसे बड़े नंबर्स में ज़्यादा केयरफुली करना है आपको, और ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करना है। अगर कहीं पे अगर मिस्टेक होता है तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू रेक्टिफाई इट। माइनस कर, तो स्टार्टिंग में ही आप ध्यान से करना है आपको, विथ ड्यू अटेंशन। तो 1500 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2000 का स्क्वायर divided by 1500. When I do this, I get the inside the square root term, I get 4916.67. Okay, so when I solve this further, I take the square root of this, I get this 70.1189. Always write up to 4 decimal points after. So finally I get the value. Okay, so 180 minus 180 divided by this answer, so it is minus 2.56
So it is minus 2.567. Okay, so this is what the calculated value I am getting. Okay, so we'll take the next page. Okay, so just now we have calculated the value of z, that is minus 2.567. Okay, so now we, what is the next step? The next step is to get the table value or a standard value. Okay, so what is the standard value? Now it is, now see again I am explaining it. This is a normal table. Every time you can draw this. This is the normal table. Z is equal to 0. Now what is lying in the H1 alternative hypothesis में क्या है? Not equal to है, बराबर? तो जो भी अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अल्फा कितना है? 5% आपने एज्यूम किया है, तो वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा 2.5% ऑन बोथ साइड. तो जब आप कहते हो ना कि नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है ना? तो अकॉर्डिंगली चांसेस भी दोनों तरफ रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ ये हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ पे जो रेड शेडेड है वहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकता है. ये तो एक्सेप्ट सिर्फ ये बीच का जो एरिया है यहीं पे एक्सेप्ट होगा. तो वो वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो एक्सेप्ट होगा, इसके बाहर गया तो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी अल्फा बाई 2.5 ये क्रिटिकल रीजन कहते हैं. जो मैंने शेड किया ना रेड कलर में, वो क्रिटिकल रीजन है. ठीक है, तो ये क्रिटिकल रीजन में क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. तो चलो हम टेबल वैल्यू देखते हैं. तो एट अल्फा इज इक्वल टू 5%, ओके, फॉर टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द टेबल वैल्यू, है ना? तो इसका टेबल वैल्यू देखना पड़ेगा, जिसे हम z अल्फा बाई 2, क्योंकि टू टेल्ड है वहां पे डिवाइड 2 करते हैं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. तो अभी हमारे पास टेबल है ऑलरेडी, इसी से वैल्यू देखेंगे हम. यहाँ पे देखो, टू टेल्ड के लिए 5% के लिए 1.96 वैल्यू है. ठीक है, ये आप याद रख सकते हो बाय डिफॉल्ट. तो 1.96, तो ये टेबल वैल्यू क्या है? 1.96 है. ठीक है, तो अभी आपको कंपेयर करना है. इसे आप 1 कहिए, इसे आप 2 कहिए. ठीक है, ओके. सो नाउ कंपेयर बोथ. तो क्या हो रहा है? आप कैलकुलेट वैल्यू का मॉड लीजिए, क्योंकि वो निगेटिव है. 2.567, क्योंकि दोनों साइड है ना, तो 2.67. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब इरेज कर देता हूँ. हाँ, ये स्टेप नंबर 5 था यहाँ पे, तो ये 6. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयर कर रहे हो आप अभी अपने क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि टेबल वैल्यू फाइंड आउट किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू. हाँ, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, यानी कि 2.567 इज ग्रेटर देन 1.96. और यहाँ पे आपने साइन को इग्नोर किया, क्योंकि ये दोनों तरफ है. यहाँ पे 1.96, यहाँ पे -1.96. ठीक है, तो -1.96 टू +1.96 के रेंज में वैल्यू आना चाहिए, पर है क्या? नहीं, वो इस रेंज के बाहर है, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है. ये क्रिटिकल रीजन में, तो इसलिए ये डिसीजन क्या रहेगा? रिजेक्ट H0. अगर H0 रिजेक्ट हुआ तो क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? एक्सेप्ट H1. तो कंक्लूजन क्या रहेगा? व्हाट इज द कंक्लूजन? H1 क्या बोल रहा है? व्हाट इज H1 सेइंग? H1 saying that mean wage is not equal in both the locality. Understanding my point? Mean wage
is not equal in both the locality, in both localities. ठीक है? Did you all understand? If you understand, please blow your thumbs. Okay, so now quickly, okay, thank you. Now quickly take the example for homework or practice. Okay. Okay, so थैंक यू वेरी मच। ये टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मीन्स आफ्टर दिस नेक्स्ट पीपीटी में हम थर्ड वाला ये देखेंगे, थर्ड वाला टेस्ट देखेंगे, लार्ज सैंपल टेस्ट। थैंक यू।